क्या सर सैयद अहमद खान को कम्युनल कहना इतिहास का सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं है? कुछ आलोचक सर सैयद अहमद खान पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के करीब लाने की कोशिश की और उनका ये रुख कम्युनल था। क्या इस बात को कम्युनल माना जा सकता है? कहा जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखने की कोशिश की और ब्रिटिश लॉयल्टी की वकालत की। क्या ये आरोप वाकई में सही हैं? ये इल्ज़ाम सही हैं या इसके पीछे 1857 की जो रिवॉल्ट थी उसकी जो जटिल सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे उसको समझने की जो कोशिश की गई उसमें कहीं कमी रही है? क्या आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट से पूरे 10 साल पहले की बात है, और उनका मृत्यु जो डेथ हुई 1898 में हो गई, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई वो 1906 में हुई। यानी उनकी मृत्यु के कई साल बाद मुस्लिम लीग अस्तित्व में आया, वजूद में आया। और इस तथ्य को, फैक्ट को समझने के बाद ये सवाल उठता है, क्या सर सैयद के प्रयासों को, इफर्ट्स को कम्युनल कहना उचित है या ये एक ज़रूरी कदम था जो ब्रिटिशर्स की जो विभाजनकारी डिवाइसिव पॉलिसीज थी उसके जवाब में उठाया गया था? एक्चुअल में 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बाद ब्रिटिश शासन ने मुसलमानों को इस रिवोल्ट का मुख्य जिम्मेदार माना। नतीजतन मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने सख्त नीतियां अपनाई, जबकि इलीट क्लास हिंदुओं के प्रति उनका रवैया जो था नरम था, जबकि मुस्लिम इलीट के खिलाफ इसके अगेंस्ट इस रणनीति के तहत डिवाइड एंड रूल की नीति को सख्ती से लागू किया गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच एक गहरा सोशियो पॉलिटिकल डिवाइड उभर करके सामने आया। 1835 में ही अंग्रेजों ने फारसी की जगह अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। इसका सीधा असर मुस्लिम कम्युनिटी पर पड़ा जो ट्रेडिशनली फारसी के जानकार थे। नतीजा यह हुआ कि मुसलमान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में और एजुकेशन में पिछड़ गए। वहीं इलीट क्लास हिंदू समुदाय ने अंग्रेजी शिक्षा को तेजी से अख्तियार किया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी जगह बनाई। इसके परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों के बीच एक गहरी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक खाई बन गई। और यही वो वजह थी जिसके चलते सर सैयद खान को ब्रिटिशर्स के प्रति अपनी नीति में बदलाव लाना पड़ा। सर सैयद अहमद खान ने इस बदलाव को बखूबी समझा, महसूस किया, और अगर मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न आइडियाज से नहीं जोड़ा गया तो वह ब्रिटिश शासन की नई सोशियो पॉलिटिकल व्यवस्था में हाशिए पर चले जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की और अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की फाउंडेशन रखी ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को आधुनिक शिक्षा से, मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जा सके। उनके लिए केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं था बल्कि एक संपूर्ण सामाजिक सुधार का आंदोलन था, सोशल रिफॉर्म का मामला था। सर सैयद का एक मशहूर कथन था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें। उनके इस विचार से, इस कोट से यह स्पष्ट होता है कि उनकी सोच डिवाइसिव नहीं थी, बल्कि वे भारत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को समझते थे, उसको इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि ब्रिटिश पॉलिसीज और सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स में जो बदलाव आ रहे हैं, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को एक कठिन स्थिति में ला खड़ा किया है, जिसके चलते मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति अपनी पॉलिसीज में चेंज लाने की जरूरत है। और उनके अगर हम पत्रों को देखें, लेटर्स को देखें, लेक्चर्स को देखें, मैगजीन्स को देखें, तो कई बार बातें सामने आई हैं कि हमारा देश हिंदू और मुसलमानों से मिलकर बना है। अगर एक आंख को चोट लगती है तो दूसरी भी दर्द महसूस करती है, ऐसा सर सैयद मानते थे। इस प्रकार अगर हम देखें तो सर सैयद ने हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात की और यह दर्शाया कि दोनों कम्युनिटी के लिए एक दूसरे का सहयोग, कोऑपरेशन कितना नीडेड है। सर सैयद के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अगर लेटर्स की बात की जाए उसमें असरुस सनादीद 1847, जदीद उर्दू ग्रामर 1880 शामिल हैं, जिनमें उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया है। साथ ही उनके तहज़ीबुल अखलाक बहुत रिनाउंड पेपर है, मैगजीन है। 1893 में उन्होंने समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की आवश्यकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। कई क्रिटिक्स जो हैं सर सैयद पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी, जिसे वे कम्युनल नज़रिए से देखते हैं। लेकिन सर सैयद ने खुद कहा था कि उनका मकसद मुसलमानों को पॉलिटिकल मैच्योरिटी के लिए तैयार करना था ताकि वो ब्रिटिश शासन के बदलते डायनेमिक्स को समझ सकें। उनका मानना था कि बिना राजनीतिक समझ के मुसलमान ब्रिटिश राज की नई चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकता है और इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट किया जाए। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब सर सैयद अंग्रेज़ी एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन को अपनाने और ब्रिटिशर्स के साथ कम्युनिकेट करने की, संवाद स्थापित करने की बात कर रहे थे, उस समय कई हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स भी ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग कर रहे थे, जैसे
कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जिन्होंने अपर कास्ट या एलीट क्लास हिंदू समाज के अपलिफ्टमेंट में भूमिका निभाई और बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन इन आंदोलनों को कम्युनल नहीं माना गया है, न माना जा सकता है। ऐसे में सिर्फ सर सैयद के प्रयासों को कम्युनल ठहराना कहां तक न्याय संगत है, जस्टिफाइएबल है, यह सोचने वाली बात है। 1857 के बाद के दौर को अगर हम देखें तो मुसलमानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम के तहत एजुकेशन, नौकरियों और एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र से लगभग बाहर कर दिया गया था। उनकी शैक्षिक और सामाजिक स्थिति कमजोर हो रही थी और ब्रिटिश पॉलिसीज ने उन्हें सिस्टमेटिकली हाशिए पर धकेल दिया था। सर सैयद ने इस संकट को समझा, इस प्रॉब्लम को समझा और मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन के जरिए से इंपावर बनाने की कोशिश की। उनका उद्देश्य मुसलमानों में साइंटिफिक थिंकिंग और रैशनैलिटी को बढ़ावा देना था, ना कि ब्रिटिश रूल को बढ़ावा देना। और यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सर सैयद का, एजुकेशन के जरिए से मुसलमानों में रैशनैलिटी को बढ़ावा देना। इस संदर्भ में सर सैयद का विजन एक सोशल रिफॉर्मर का था, ना कि कम्युनल लीडर का। उनका प्रयास इस बात का था कि मुस्लिम समाज पिछड़ेपन से बाहर निकलकर मॉडर्निटी की ओर बढ़े और ब्रिटिश शासन के नए सोशियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स में अपनी जगह बनाए और अपनी विकास की, अपने डेवलपमेंट के रास्ते को खुद चुने। तो सवाल उठता है, क्या सर सैयद अहमद खान का यह कदम कम्युनल था या उस समय की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चुनौतियों के बीच एक जरूरी कदम था? क्या उन्हें कम्युनल करार देना वाजिब है, जब उस दौर के दूसरे रिफॉर्म मूवमेंट्स भी ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग कर रहे थे और उन्हें ऐसा लेबल नहीं मिला? शायद ये हमारे इतिहास का एक डबल स्टैंडर्ड है जो सर सैयद के योगदान, कंट्रीब्यूशन और उनके विजन की गहराई को पूरी तरह से समझने में नाकाम रहा है। और अब समय आ गया है कि हम सर सैयद की भूमिका का सही मूल्यांकन करें, सही तरीके से इवैल्यूएट करें, उनके विज़न, उनके कंट्रीब्यूशन और उस समय की जो सर्कमस्टांसेस थे, जो परिस्थितियां थी, उसके संदर्भ में उनका मूल्यांकन हो। और क्या उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए ही कदम उठाया था या यह कदम ब्रिटिशर्स की नीतियों के खिलाफ एक समाज को बचाने का प्रयास था? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सर सैयद अहमद खान की भूमिका का सही आकलन किया है या हमने उन्हें सिर्फ एक कम्युनल लीडर के रूप में देखना पसंद किया है। और फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है। जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगातार एक मूवमेंट होता है और एक प्रिजुडाइज नजरिया रखा जाता है, उसके पीछे सर सैयद को कम्युनल मानने का एक बड़ा बैकग्राउंड है। और इसी बैकग्राउंड के चलते और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लगातार जो है फोकस किया जाता है। लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट का सिर्फ अगर उद्देश्य अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना था तो डेफिनेटली वो कहीं भी राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं थे, वो भारत के खिलाफ नहीं थे, भारत की एकता के खिलाफ नहीं थे, हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ नहीं थे, बल्कि सर सैयद हिंदू और मुसलमान को दो आंखों की तरह देखते थे, जिनमें से किसी भी आंख पर चोट लगने पर दूसरे को तकलीफ होगी, ऐसा उनका मानना था। इसलिए हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ब्रिटिश के साथ सहयोग करने की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसका मकसद मुस्लिम समाज में अपलिफ्टमेंट करना था, मुस्लिम समाज में रिफॉर्म लेके आना था। जैसे कि भारत के दूसरे जो समाज थे जिन्होंने रिफॉर्म आंदोलन चलाए, उसमें हिंदू समाज भी है, सिख समाज भी है, पारसी समाज भी है, सभी ने अपने रिफॉर्म मूवमेंट को चलाया। और हिंदुस्तान में मुसलमानों में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने का सबसे कंस्ट्रक्टिव और सबसे डिसाइसिव रोल जो प्ले किया वो सर सैयद ने किया। इसलिए उनके इस कंट्रीब्यूशन को एडमिट करना चाहिए और न कि उनको इस तरीके से लेबल करना चाहिए कि वो एक कम्युनल लीडर थे। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।